अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जब देश में 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया। लेकिन तब से अब तक 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन तब से अब तक ना तो कमीशन की तरफ से कोई पहल की गई है और ना ही अभी तक कोई ऐसा बड़ा ऐलान किया गया है कि सैलरी कब से बढ़कर आएगी या पेंशन कब से बढ़ के आएगी। तो इसे लेकर समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू सो मच। तो लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल अभी सबसे पहला यही है कि भाई कब से लागू होगा, सैलरी बढ़ी हुई कब से आएगी, पेंशन कब से बढ़ी हुई मिल के आएगी, क्या रीज़न है, कहाँ अटका है मामला? अंकित जी, सरकार तो बोल चुकी है कि जब भी कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, लोगों को सैलरी बढ़ी हुई 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगी। और जिस दिन भी लागू होगा, जिस दिन रिपोर्ट को अमल में ले आया जाएगा, तो तब तक का एरियर मिल जाएगा। ये तो सरकार कह चुकी है। दिक्कत ये है, सवाल ये है कि कितने दिन में पे कमीशन इसको रिकमेंड करता है, कितना टाइम लगाता है इसको, इस पर काम करने में। हम लोग लगातार 200 दिन 200 दिन चिल्लाते चिल्लाते 120 दिन निकल गया है। क्योंकि जब से 28 अक्टूबर को जब आधिकारिक इसका गठन हो गया था, तब से 4 महीने हो गया और नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी होने वाला है। तो 4 महीने का मतलब है कि 120 दिन के आसपास, 100 डेज तो वैसे ही निकल गया। अभी काम ही नहीं शुरू हो पाया। 4 महीने वैसे बीत चुके। 4 महीने वैसे बीत गया। तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फरवरी से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट लॉन्च हो गई है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस फाइनल हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 6 महीना 180 दिन। तो अगस्त के बाद 1 महीना और ले लीजिए, सितंबर। तो हम मान के चलते हैं कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर 2026 में कमीशन इस पर काम कर लेगा। काम करने के बाद रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप देगा, रिकमेंडेशन दे देगा आपने। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ बैठकें नहीं शुरू हो पाई है, सारी चीज़ें अधर में लटकी हुई है। कल परसों में भी हमारी तेलंगाना के सिकंदराबाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई है और उसमें भी तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं कि एनसीजेसीएम में कौन कौन से मतलब जो है पॉइंट रखे जाएं। जो फैमिली यूनिट्स को लेकर के है, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के है, और जैसे जो सालाना वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, उसको लेकर के तमाम चीज़ें हैं, उन पे रखेंगे। परसों मेरे ख्याल से 25 तारीख है, 25 तारीख को एनसीजेसीएम की इंटरनल बैठक होनी है। तो होपफुली उस बैठक में हम लोग अपने कुछ एजेंडों को उसमें डालेंगे। तो मतलब ये तय है कि सैलरी और पेंशन जो बढ़ी हुई आएगी वो 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगी। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगी। लेकिन मिलेगा क्या? बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। भाई बाकी भत्तों का तो नुकसान हो जाएगा। मैं कई बार इस पर बोल चुका हूँ कि टीए का नुकसान होगा, एचआरए का नुकसान होगा, क्योंकि ये जो भत्ते हैं बढ़े हुए उसी दिन से मिलते हैं जिस दिन से रिपोर्ट को लागू किया जाता है। तो वो तो लागू होगा कहीं 12-18 महीने में, तो तब तक हमारा ये नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार ये डिमांड भी करते हैं कि डियरनेस अलाउंस को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, तो तत्काल राहत के तौर पर कुछ तो बेहतर हो जाएगा। 10-15 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा कम से कम। तो ये डिमांड करते रहते हैं, लेकिन बाकी जब तक हो नहीं जाता है तब तक कुछ कहना भी मतलब ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसे लेकर कई संगठन अपनी नाराज़गी भी जता चुके हैं और कई कर्मचारी ज़्यादातर ये कहते भी हैं कि भाई अब तो हमको हल्ला बोल कर देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करना चाहिए। क्या देखिए, प्रोसेस है, उसमें खैर टाइम लगता है। अभी हम लोगों ने एक पूरे देश में एक राष्ट्रीय ज्ञापन अभियान चलाया हुआ है हम लोगों ने। तो वो भी 19 तारीख से चल रहा है हमारा। पूरे देश से ज्ञापन दिलवा रहे हैं। उसमें 5 एजेंडा हमने रखे हुए हैं। एक पे कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के है कि इसको जल्दी काम करके जल्दी इसको निपटाया जाए। और जैसे यूनियन टेरिटरीज़ के मुद्दे हैं, केंद्र शासित प्रदेश तो हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून लाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों में आने में, उसे लागू होने में कई बार तो सालों साल निकल जाते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो है यूनियन टेरिटरीज़ में जब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई थी, तो वो अप्रैल 2025 से उसने शुरू कर दिया था और उसको इंडोर्स भी कर लिया यूनियन टेरिटरीज़ ने, खास करके दिल्ली ने। लेकिन आज तक ना तो पोर्टल खुला और ना ही विभागीय स्तर पर कार्यालयों में उस पर कोई काम हुआ। तो वो उसको इंडोर्स करना और ना करना आज भी बराबर है, वो बेकार है कुल मिलाकर के। तो जब उसे इंडोर्स किया था तो उसके प्रोसेस को अपनाते, क्योंकि तमाम सारे लोग जो रिटायर हो चुके हैं
वो अधर में अटके हुए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मतलब जो है सैलरी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये बड़ा दुविधापूर्ण बात है। उसको लेकर के कुछ और मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमने इसमें रोष जताया है और प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन भिजवाए हैं। तो कमीशन से अभी बात हुई आपकी? नहीं, अभी कमीशन तो बैठना ही स्टार्ट नहीं हुआ। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले तक तो कमीशन की कोई ऐसी बैठक आई नहीं सामने, और संभवतः 25 के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 25 फरवरी के बाद कि कमीशन के साथ कब बैठक होगी हम लोगों की, कैसे होगी, किस आधार पर वो तय करते हैं, पहले किसको इनवाइट करते हैं, जेसीएम जाता है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं। तो वो पूरी तरीके से देखा जाए तो पे कमीशन के हाथ में है। पिछले दिनों आपकी जो राज्य वित्त मंत्री हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई, पंकज चौधरी से, क्या बात हुई उस दौरान? ये घटना है मेरे ख्याल से 13 जनवरी से पहले की। 13 जनवरी से पहले हम लोग नहीं, 13 जनवरी के तुरंत बाद की, क्योंकि 13 जनवरी को पीएफआरडीए ने एक 15 सदस्यीय एक्सपर्ट हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जो पूरे एनपीएस के स्ट्रक्चर को देखेगी और उसमें एश्योर्ड पे आउट कैसे मिल सकती है उन पर काम करेगी। हालांकि ये 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। जो सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी एनपीएस के ऊपर, उसमें भी यही कहा गया था कि मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम दे सरकार, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हो पाया। 5 साल से ज़्यादा हो गया। तो अब ये 15 जो सदस्यों की हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई, तो उसमें हमने माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि या तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ हमारा डेलीगेशन बैठ करके बात करे, और या फिर जो 15 सदस्यीय जो उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसके साथ हमारा डेलीगेशन बैठे, इसकी हमें मतलब जो है इनवाइट किया जाए इसके लिए। तो माननीय मंत्री जी ने सुना था हमारी समस्या को और हमें आश्वासन भी दिया था। अभी तो फिलहाल 1 महीना हो गया उस घटना को। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने ओएसडी को मार्क भी कर दिया था, और उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपकी बैठक कराएंगे, और इसमें हम लोग लगातार लगे हुए हैं। ये नवंबर से ये प्रक्रिया चल रही है, तो पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने हो गए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो बैठक कब हो, तो हम अपने कुछ उसमें सुझाव रख सके ताकि कर्मचारियों की जो मेन डिमांड है वो फुलफिल हो सके। हमने पिछले दिनों देखा जब बजट सेशन चल रहा था तो उसमें कमीशन के लिए बजट भी जारी कर दिया गया, और पिछले कुछ दिनों हम देख रहे हैं कि नई नई हायरिंग भी हो रही है वहाँ पर। अब तक शायद 3-4 बड़ी हायरिंग हो चुकी हैं। तो अभी वहाँ आपने कभी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? कमीशन में कोई मिला आपको ऐसा बातचीत के लिए? देखिए, वो ऑफिस का प्रोसेस है। उन्हें डायरेक्टर भर्ती करने हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती करने हैं, कंप्यूटर स्टाफ करना है, एमटीएस स्टाफ करना है, या और भी जो भर्ती करने, वो उनका इंटरनल मामला है। हमारा काम है जिस दिन से पे कमीशन वहाँ पर बैठना शुरू कर देता है उसकी चेयर लग जाती है, हमें उससे रिक्वेस्ट करना है कि प्रोवाइड अस सम टाइम टू डिस्कस अवर इशूज। सिंपली है। और वो जब टाइम देंगे तो हम अपने डेलीगेशन के साथ, अपने रिप्रेजेंटेशन के साथ उनसे डिस्कस करने के लिए जाएंगे। ये हमारा अपना तरीका है। और नहीं सुनेंगे तो उसके बाद हमारा एजिटेशन हमारा तरीका है, दूसरा स्टेप हमारा वही है। लेकिन अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है, अभी तो इंतजार। तो आगे आपका क्या प्लान है? जैसे मान लीजिए कि अगर 200 दिन में रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है तो क्या आप देश भर में इसका एक्शन मोड में आएंगे, प्रदर्शन वगैरह, या कुछ ऐसा कुछ प्लान है आपका? देखिए, अभी हमने पूरे देश से इस बाबत ज्ञापन भिजवाए हैं कि आप 200 दिन में इस रिपोर्ट को हैंडओवर करें। तो माननीय कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर हमारा डेलीगेशन वहाँ पहुँचता है तो हम वहाँ भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसको जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, जो ऑनरेबल जो मैडम हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि इस पर थोड़ा तीव्रता से काम किया जाए, क्योंकि पे कमीशन ऑलरेडी डिलेड है। 1 साल तो गठित होने में ही लेट हो गया, तो ऐसे कर्मचारियों को बहुत नुकसान हो जाएगा। हम तो पहले नुकसान की तस्वीर दिखाएंगे कि कितना नुकसान है हमारा। तो कोशिश करेंगे कि ऐसा हो, दबाव बनाने की भी कोशिश करेंगे। पहले तो रिक्वेस्ट ही एक तरीका है, नहीं कमीशन सुनेगा तो फिर दबाव बनाने के लिए वही हथियार है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। क्योंकि क्या है ना कि जब भी कोई अपडेट आता है 8P कमीशन की तरफ से, तो जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, खासकर परिवार वाले, उनको एक उम्मीद होती है कि चलो अब कुछ नया अपडेट मिलेगा। लेकिन अपडेट में कुछ नहीं होता, कुछ हायरिंग सी होती है, कुछ बस इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो कर्मचारियों का बहुत मतलब ज़्यादातर कर्मचारी आक्रोश में है।
उनका कहना होता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये वो, तो उस पर क्या कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? देखिए, अभी कमीशन ने 18 क्वेश्चन डाले, वेबसाइट उन्होंने थोड़े दिन पहले लॉन्च की और उन पर कर्मचारियों की राय मांगी उन 18 क्वेश्चंस पर। सबसे पहले तो मैं माननीय आयोग से ये कहूँगा कि वो क्वेश्चन कर्मचारियों के मतलब के नहीं है, उन्हें फिलॉसफी नहीं गाइड बतानी है। आपको ये साझा नहीं करना कि क्या फिलॉसफी होना चाहिए। अगर आप उनसे पूछना है तो आप उनसे ये पूछ लीजिए कि पे कमीशन सैलरी प्रोवाइड करने के लिए कितने लोगों के परिवार को एक यूनिट माने, हाँ, है ना, फैमिली को कितने लोगों में माने। कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए? अभी भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मोर देन 70 ईयर्स हो चुकी है। 60 साल में लोग जवान रिटायर हो रहे हैं, बुजुर्ग नहीं है आज की डेट में। तो वो डॉक्टरों की पहले से आपने कर रखी है 65 साल, प्रोफेसर्स की आपने पहले से ही 65 साल कर रखी है, जो टेक्निकल कैडर है, हाईली स्किल्ड जो टेक्निकल कैडर है उसको आपने पहले से ही 65 साल कर रखा है। तो टीचर्स हैं या और भी जो जितने कर्मचारी हैं उनको भी 65 साल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो एनपीएस को लागू किया है, एनपीएस डिपेंड करता है सर्विस लेंथ पर। जिनकी सर्विस लेंथ कम है तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनके केस को भी देखते हुए आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आए, वहां भी 25 साल का आपने क्राइटेरिया लगाया, लोगों की उतनी सर्विस ही पूरी नहीं हो पा रही। तो अब ये जरूरत है, वैसे ही नौकरियां कम कर दी हैं, आउटसोर्स हो गई चीजें, तो अब जरूरत है कि रिटायरमेंट एज के बारे में आप पूछे कि 60 होनी चाहिए या 65 होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। लेकिन माननीय जो कमीशन है उसके जो सवाल है वो अलग ही लेवल के सवाल है। तो अच्छा, आपको ऐसे कोई 5 सवाल सजेस्ट करने हो कि जो कमीशन पूछे, क्या होंगे वो? तो मैं ये कहूँगा कि कर्मचारियों से ये पूछे कि जो इंक्रीमेंट है वो साल में 1 बार होना चाहिए या 2 बार होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 3%, 5%, 7%, बिल्कुल, ठीक है ना। क्या 5 साल में सेटलमेंट की बैंकर्स की तरह सेटलमेंट प्लान आना चाहिए कि हर 10 साल बाद पे कमीशन आना चाहिए? ये पूछे कि फैमिली यूनिट्स कितनी होनी चाहिए, ये पूछे कि रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए, ये पूछे कि मिनिमम प्रमोशन कितने होने चाहिए। कहीं रेलवे में जैसे अगर एक क्लर्क लगता है तो प्रोबेशन पूरा करते करते 2-2.5 साल में ही उसका लेवल 2 से सीधा प्रमोशन है लेवल 5 पर, 3 और 4 है ही नहीं। एक असिस्टेंट सेक्शन अफसर वो सीधे 4200 से सीधे 4800 पे जाता है, 4800 फिर 5 साल में 5400 पर पहुंच जाता है। एक शिक्षक, दिल्ली में एक शिक्षक है जो 4200 से नौकरी शुरू करता है, 4600 से नौकरी शुरू करता है, उसी में रिटायर हो जाता है। तो ये जो एनोमली है इसके बारे में पूछे, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर सरकार सुझाव ले। ये सुझाव ले कि जो एलटीसी है, लीव जो ट्रेवल है कंसेशन, तो एलटीसी जैसे हरियाणा सरकार क्या करती है कि एलटीसी में वो फंड जारी करती है। तो भारत सरकार को भी ये चाहिए कि अब आजकल सड़कें अच्छी हैं, लोग अपनी गाड़ियों से जाना पसंद करते हैं, टोल में भी पैसा सरकार को ही आएगा और खर्चे बढ़ेंगे तो लोग उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। तो वो फंड दे दे, बजाय कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए कि ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, इतने दिन पहले जाए। ये अब नौकरियों में पॉसिबल नहीं रह पाया है कि 3 महीने हम पहले प्लान करें, 21 दिन पहले हम टिकट कराएं। पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा है। ये पूछे कि क्या ऐसा किया जाना जरूरी है। ये पूछे कि जो यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायरमेंट के बाद उसी जो यूनियन टेरिटरी की जो हेल्थ स्कीम है वो लें या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम उसमें भी जा सकते हैं। ये सजेशन मांगने चाहिए, वो जेन्युइन सजेशन है, उनसे जुड़े हुए सजेशन है। आप पूछ रहे हो कि फिनलैंड की पॉलिसी को अपनाएं, आप पूछ रहे हो कि कौन सी गाइडेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो रिसर्च करे या अपनी समस्या को बताए। रिसर्च का काम कमीशन का है, वो रिसर्च करे। बिल्कुल, ये हमारा कहना है। तो बेसिकली यही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, बस इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बहुत बहुत थैंक यू।